हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग भारत की जो विकसित 2047 का जो प्लान है उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा जो इंडिया और चाइनीज इकोनॉमी का इन्होंने कंपैरिजन किया है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है भारत में। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे भारत की जो अचीवमेंट्स है अभी तक, वो क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट आ रखा है आपको, जहाँ पे ये लोग इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं 1990 से 2022 के बीच में। अगर आप 1990 से देखोगे तो यहाँ पे चाइना और इंडिया पे ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन अगर आप 2000 के पास आते हैं तो चाइना और इंडिया के बीच में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। और कई बार तो ये भी बोला जा रहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के बाद आपने देखा होगा कि भारत के बाद चाइना को इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस क्या मिलती है, एक तरीके से उनको फुल फ्लेज डोमिनेंट का यहाँ पे स्टेटस मिलता है। तो यहाँ पे जो उसकी जीडीपी थी भारत से कम थी उस टाइम पे। हम लिटरली अगर हम ये बोले कि 1950s का हम लोग टाइम लेते हैं अगर, तो इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी से अच्छी थी और उससे ऊपर थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे वर्क किया, अपनी लेबर फोर्स बढ़ाई, अपने स्किल्स को बढ़ाया। और उसके बाद धीरे धीरे आप आज देख सकते हो 2022 की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो चाइना वर्ल्ड की सेकंड, 2023 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे चाइना सेकंड नंबर पे आता है जीडीपी के मुकाबले। ये जो डाटा है ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया ने भी बहुत ज्यादा तरक्की करी है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम 2010 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भारत का रैंक है वो 9th आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम 22-23 साल 2023 में भी अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया का रैंक आपको मिलता है 5th रैंक। जहाँ पे हमने क्या करा है आप देखोगे, यूनाइटेड किंगडम को पीछे करा है, फ्रांस को हमने पीछे करा है। ये हमारे लिए अभी तक की सबसे बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी दो कंट्रीज का गैप है। और आने वाले कुछ सालों में जिस प्रकार से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, हम बहुत ही जल्दी जर्मनी को भी ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जब हम लोग बात करते हैं विकसित भारत की, वाई इंडिया शुड टारगेट पर कैपिटा नॉट एग्रीगेट जीडीपी। एग्रीगेट का मतलब क्या था, जहाँ पे हम लोग सारी सर्विसेज को, सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं हमारे जीडीपी में। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा पे बात करिए आप। ओके, जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप पर कैपिटा पे बात करिए। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा का मतलब होता है एक व्यक्ति के हिसाब से। बाय हेड बोल सकते हो आप, बाय पर्सन बोल सकते हो। ये एक लैटिन टर्म है पर कैपिटा। इसका मतलब है अगर आप इनकम निकाल रहे हो, एक तो आप इनकम निकाल रहे हो कि कंट्री की इनकम कितनी है, दूसरी आप इनकम निकाल रहे हो कि पर कैपिटा का मतलब है प्रति व्यक्ति इस देश में कितना लोग कमाते हैं। प्रति व्यक्ति का मतलब किसी एक इंसान की जो सैलरी है वो पर ईयर कितनी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि मनी कितना अर्न करता है पर पर्सन इन अ नेशन। तो भारत की जो रियल जीडीपी ग्रो हुई वो 5.8% इन 1990s, ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता चुका हूँ। ये आपने टारगेट, ये जो आपने चार्ट था इससे पहले देखा था। ओके, अब दो 2000s की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने काफी अच्छा जंप देखने को मिलता है। अगर आप 2010 में देखोगे जब हम 9th रैंक में थे, 2013 में हम लोग दोबारा से पीछे हो जाते हैं। लेकिन 2022, उसके बाद 2023 भी आता है, हम लोग धीरे धीरे ऊपर पढ़ते हैं और यूरोप की दो कंट्रीज को हम लोग सरपास कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भारत की जो जीडीपी 1.7 ट्रिलियन, जो कि 1990 के लेवल से बहुत ज्यादा है। 2010 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पे हम लोग 9th रैंक में थे, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कितनी थी हमारी इकोनॉमी, 1.7 ट्रिलियन थी। और हमारी 1990s के हिसाब से ये जो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी थी, यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी हुई 2010 में, वो 5.2 टाइम्स हमने इस पे ग्रोथ करी है। अब आपने कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी देखे होंगे, वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है ना, 2023-24 का हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, 24-25 का अब आगे आने वाला, जिसपे हम लोग अभी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करी है भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.5% को इन्होंने बताया है, प्रिडिक्ट करा है। और मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की जो प्रिडिक्शन जाती है
वो अमूमन सही जाती है, इसके आसपास ही भारत रहता है, क्योंकि भारत ने अभी काफी अच्छी ग्रोथ करी है। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि जो पूरी साउथ एशिया की इकोनॉमी है उसे भारत ही आगे जाकर चलाने वाला है, क्योंकि एकमात्र साउथ एशिया में भारत ऐसी कंट्री है जहां पे आपको मिलेगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.5% या फिर 7% से अबव मिलेगा। और किसी बाकी कंट्रीज में आपको इतनी ह्यूज ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे, कंट्री की जीडीपी पे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जहां पे ये लोग बात करते हैं साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अप्रैल 2024 की। यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट डाला है जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, जहां पे आप देख लोगे नेपाल हो गया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखते हो ना इन कंट्रीज को, तो इन कंट्रीज की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की सिचुएशन आप सभी को पता है बहुत ज्यादा खराब है। इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप वहां पे देखोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो माइनस में ही भी गई थी पिछले साल। इस बार भी ये लोग बोलते हैं 1.8% से ये लोग ग्रोथ करने वाले हैं। ये भी बहुत मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ डेवलप करेंगे, लेकिन 1.8% से। अगर हम भारत के कंपैरिजन में देखते हैं तो भारत को ये कहते हैं कि आप 7.5% से आगे बढ़ने वाले हो, जो कि एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंट है पूरे साउथ एशिया के लिए। इंडिया के लिए ये गर्व की बात है कि पूरी साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है वो इंडिया पे डिपेंड करने वाली है आगे आने वाले कुछ सालों में। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक और कंसर्न जताया। अभी आपने रिसेंटली मैंने आईएलओ की एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत के टोटल बेरोजगारों में से 80% से अबव 80% से अबव यूथ बेरोजगार है, यूथ है वो। समझ में आ रहा है आपको? 80% से अबव थे जो यूथ बेरोजगार थे। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक और कंसर्न यहाँ पे ये जताया है कि इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रोथ चाहिए, लेकिन हमको जॉब्स की भी नीड है। हमको यहाँ पे जॉब्स चाहिए, क्योंकि जॉब्स भारत में कम है। तो आप कोशिश ये करें कि आप जॉब्स को जितना हो सके उनको जॉब प्रोवाइड करवाइए यूथ को, क्योंकि अगर आपका यूथ विदाउट जॉब रहेगा तो उससे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये चार्ट है वर्ल्ड बैंक का, जहां पर ये बताते हैं कि जो पूरा साउथ एशियन रीजन है उसमें टोटल जितना एग्रीगेट यहाँ पे इन्होंने बताया है एवरेज, वो 5.6% से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंडिया आप यहाँ पे देख रहे हो 6.3%, वो वर्ल्ड बैंक की है। ये इनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो मैंने आपको पिछली बताई अभी ये वाली, ये साउथ एशियन इकोनॉमी के हिसाब से 7.5% ये ग्रोथ बताते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है वो किस प्रकार से अपनी इस रिपोर्ट में बताता है, वो अपनी इस रिपोर्ट में बोलता है कि 6.3% से आगे बढ़ेगा। 2023 में इन्होंने बताया 7.2%। अब ये ना थोड़े बहुत आप देखिए अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ये लोग चेंज करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ आप देखते हैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वीडियो तो वो सेम रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च करता रहता है। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो 6 महीने के बाद इसको अपडेट करें, 1 साल के बाद करें, 10 दिन बाद करें, 1 महीने बाद करें, ये उन पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आप नंबर्स पे एग्जैक्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन आप अपना जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको लगता है कि हाँ वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो बताने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 7.5 के बीच में ज्यादातर ये अमूमन हमेशा मान के चलते हैं कि भारत की ग्रोथ इतनी ही रहेगी, ज्यादा ज्यादा 7.8 कर सकते हैं। तो वहां पर भी जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको इसी प्रकार से मिलेंगे कि 7.5, 7.6, 7 ऐसे करके ही आपको देखने को मिलता है। ओके, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो मिलते जुलते होंगे, आपको उसमें चूज करना है। ये आप देख सकते हो मालदीव की 5.2 बोला है, नेपाल के लिए 3.9% है यहाँ पर 2024 की इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात करते हैं। पाकिस्तान का 1.7% आप देख रहे हो, 7.9 समथिंग था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ लिया था 1.8 के उससे। श्रीलंका की भी आपको पता है, पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। फॉरेक्स रिजर्व इनके पास ना के बराबर है, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है दोनों ही कंट्रीज में। इसी वजह से इन दो कंट्रीज का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। बेरोजगारी की जो परसेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है इन दो कंट्रीज में, पूरे साउथ एशिया रीजन में।
बांग्लादेश में थोड़ा बहुत फिर भी ये एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, भूटान में भी आपको 4% से इनकी इकोनॉमी आपको इंप्रूव होते हुए दिख रही है। इंडिया की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी 7.2%, है ना। अगर हम इसको राउंड ऑफ लेंगे 100 के हिसाब से पूरा का पूरा, तो आप 7 पॉइंट आप इसको आगे तक ले जा सकते हो, और ये फ्लक्चुएट होती रहती है। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की अपने खुद की इकोनॉमी, वो 7.5% बोली, लेकिन अगर ये बात करते हैं साउथ एशिया की, अब आप ये ध्यान देना कि जो मैं ये आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये है सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया की। जो आपको 7.5% बताई वो उन्होंने वर्ल्ड के हिसाब से प्रिडिक्ट करी है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखकर, लेकिन यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसके हिसाब से, साउथ एशिया के हिसाब से। मैंने आपको बोला था कि मैं विकसित भारत के ऊपर बात करूंगा, तो ये विकसित भारत 2047 है क्या। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये करंट जो हमारी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, एनडीए लेड भाजपा। आप सीधा बोल दीजिए एनडीए की गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भाजपा है। तो यहाँ पर इनका एक रोड मैप है, जिसके तहत ये बोलते हैं कि हम कंट्री को डेवलप्ड नेशन बना देंगे 2047 में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक इसके 100 साल बाद भारत एक आज़ाद देश होगा। भारत एक आज़ाद नहीं, आज़ाद देश तो है, भारत एक विकसित देश होगा। इस विकसित भारत का मेन एम क्या है, यहाँ पे ना मुख्य जो मेन एम है वो है नागरिक जो सिटीजन है यहाँ पर, उनके बीच में इंक्लूसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। यानी कि हर एक व्यक्ति भारत में, जो भी व्यक्ति है, जो भी सिटीजन है, उसका कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। उसको डिजिटलाइजेशन से भी फायदा हो रहा है, उसको बैंकिंग फैसिलिटी से भी फायदा हो रहा है, उसको बाकी चीजें भी एनालाइज कर रहा है। तो यानी कि जब वो सारी की सारी जो हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब चीजों का वो फायदा ले पा रहा है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आप देखोगे, इकोनॉमिक इंक्लूजन, और उससे उसको फायदा मिल रहा है। समझ में आ रहा है। और जब सिटीजन का डेवलपमेंट होगा, तो ओवरऑल आप देखोगे कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है। तो ये जो इनिशिएटिव है, जो हमारा एम्बिशियस गोल है, इंडिया को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना अगले 5 सालों में, ये कहते हैं। ओके, 2023 में अगर ये बोला है इन्होंने, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो 2028 तक में, 2030 तक में आप यहाँ पे देखोगे कि भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। अभी 5th रैंक में है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और भारत का जो मेन एम है, वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 डिकेड्स में, 20 सालों में, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन हो जाएगी, और हमारी जो पॉपुलेशन है 1 पॉइंट, आप सीधा बोल सकते हो 165 करोड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई हैं, 2047 में कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, डेवलप्ड नेशन बनेगा, तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें ध्यान देनी है। कि इन्होंने ये बोला है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 2027 2028-30 में, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2027 में ही भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। 2025 में भारत अपना खुद का गगनयान यानी कि मैन्ड मिशन भेजेगा स्पेस में, और 2036 में 2036 में भारत समर ओलंपिक होस्ट भी करेगा। 2040 में भारत अपने आप खुद की एबिलिटी पे मून पे पहुंच जाएगा, जो कि इनका मैन मिशन होगा, और 2047 तक हम एक विकसित देश यहाँ पे बन जाएंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि भारत विकसित देश बनेगा, क्या वो वर्ल्ड के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो जो हमारी इकोनॉमी की साइज थी यहाँ पे, अगले मैं पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ, 10 सालों में हमने क्या क्या चीजें बदलाव करी। तो इकोनॉमी जो हमारी थी 10th रैंक पे, वो आ गई हमारी 5th रैंक पे। स्टील प्रोडक्शन में हम 4th रैंक में थे, अभी हम 2nd रैंक में हैं। मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में हम 2nd रैंक पे, पहले हम 12th रैंक में थे। यूनिकॉर्न्स हमारे उस टाइम पे सिर्फ 4 थे, अभी 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा, सीसीपीआई इंडेक्स बहुत आता है, ये आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, तो ये 7th रैंक में आपको देखने को मिलेगा। हम पहले 30 रैंक में थे। जीआईआई, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये इन्वेस्टर्स के लिए, काफी ज्यादा फॉलो करते हैं वो इसको। 76 रैंक पे थे हम, पहली बार भारत अंडर 40 आए हैं। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो 38 है, यानी कि पहली बार हमने यहाँ पे देखा है कि हम अंडर 40 आ चुके हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में आप देख रहे हो 108th रैंक है, पहले हमारी 127 थी। ईज ऑफ डूइंग में भी हमने काफी अच्छा किया है, 63rd रैंक, पहले हमारी 134 थी। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की जो रैंकिंग है, जो रिपोर्ट आई है 2023-24 की आई है, लेकिन जो रैंकिंग है वो 2022 की है। उसमें भारत का रैंक क्या है और भारत ने कितने रैंक्स की यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी है। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस की एज अ इंडिया की, तो वहां पर आप देखोगे जो भारत है 2024 में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया फाइनेंशियल 2023 में $776 बिलियन का। 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है हमारा 1.87 लाख करोड़ हुआ है अप्रैल 2023 में। यहाँ पे हम लोग इस चीज की बात करते हैं। हाईएस्ट जो हमारा एफडीआई इनफ्लो हुआ है अभी तक 2021-22 में हुआ है $85 बिलियन का। 10 लाख करोड़ का जो बैड लोन था वो हमने रिकवर किया है। 13 ईयर हाई पीएमआई जो था हमारा 62.3 में हम लोग आ चुके थे। 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती है, यानी कि आधा आप देख सकते हो। 50% राइज हुआ है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में। 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं बाय पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी आप इसे कह सकते हो। थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंस टेक्नोलॉजी। ओके। फोर्थ हाईएस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि हमारे जो स्टॉक मार्केट, स्टॉक की जो कीमत है वो दुनिया में फोर्थ हाईएस्ट है अगर हम स्टॉक मार्केट्स की बात करें टोटल। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी जो कि आपके लिए जरूरी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और आपकी कोई भी सुझाव है वो आप मुझे जरूर बताइएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।